हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर। हमारी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज शुरू हो चुकी थी, जहां पर हम अभी तक मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम डायनेस्टी शुरू हो रही है, जहां से हमारा पहला टॉपिक रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट हमने गौरी पढ़ा था और गौरी में ही हमने देखा था कि गौरी तो वापस चला जाता है, लेकिन अपना जो दास होता है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक उसे छोड़ के चला जाता है और यहीं से भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो रही है मोहम्मद गौरी से। और कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली का क्या बन रहा है, पहला मुस्लिम शासक। तो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हैं जिन्होंने शासन किया है और फिर उसके बाद मुगलों की एंट्री कैसी हो रही है। तो आज से हमारी वापस सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, चलो देखो। सबसे पहले कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं हमसे, ये याद रखना है हमें। सबसे पहले देखो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, क्यों नाम है इसका दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में क्या कर लिया है, दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया है और दिल्ली में गौर वंश को स्थापित कर दिया उसने एक तरह से, क्योंकि मोहम्मद गौरी गौर वंश का था तो उसके नाम के पीछे भी क्या है, गौरी। तो दिल्ली में अधिकार होने के बाद ही उसने यहां से कौन सी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, दिल्ली सल्तनत। कब से कब तक है, टोटल टाइम पीरियड 1206 से लेके 1526 तक का टाइम है। यानी कि 1526 से भारत में कौन सी सत्ता स्थापित हो रही है, मुगलों की सत्ता स्थापित होगी। ठीक है, और मुगल में भी सबसे पहले कौन, मुगलों की सत्ता। और मुगल में भी बच्चों सबसे पहले कौन है, बाबर। ठीक है, तो 1206 से लेके 1526 पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत है, जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक तो अपनी राजधानी लाहौर बनाएगा, लेकिन उसके बाद जितने भी आगे के वंश होंगे उनमें जितने भी शासक होंगे उन सबकी राजधानी कौन सी रहने वाली है, दिल्ली। ठीक है, देखो इधर 1206 से लेके 1526 तक पूरा क्या चल रहा है, दिल्ली सल्तनत। यानी कि अगर हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो लगभग 320 साल के आसपास पूरी की पूरी कौन सी डायनेस्टी चल रही है, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद कैसे कैसे सवाल आते हैं, सबसे पहले तो हमें डायनेस्टी के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, कि पूरी दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टी थी, तो 5 डायनेस्टी है। कौन कौन सी, पहला नाम है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी। कब से कब तक, 1206 से लेके 1290 तक। यानी कि दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन सा स्थापित हो रहा है, गुलाम वंश। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से किसकी शुरुआत हो रही है, गुलाम डायनेस्टी की। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या रह चुके हैं, दास हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम भी क्या पड़ गया, गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। दूसरी कौन सी है, खिलजी वंश। कब से कब तक, 1290 से 1320। देखो कई बार पेपर में ना सवाल बिल्कुल नॉर्मल भी आ जाता है, सीधा सीधा आपसे पूछ लियो कि कौन सी डायनेस्टी कब से कब तक है, तो पता चला सारे राजा महाराजा याद कर दिए, लेकिन जो फाइनल जो प्रॉपर पूरा एक चार्ट है हमें वही याद नहीं है। तो देखो स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक है, 1206 से 1290 तक। खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक है, 1290 में खत्म हो रही है, तो 1290 से लेके 1320 तक। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर पे तुगलक डायनेस्टी। सीक्वेंस के साथ याद रखना कि अगर सीक्वेंस भी पूछ ले तो हमें सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, गुलाम, खिलजी और फिर तुगलक। तुगलक देखो 1320 से लेके 1414, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है। यानी कि इन पांचों डायनेस्टी में से भी सबसे ज्यादा जो रूल करने वाली डायनेस्टी है बच्चों वो कौन सी है, तुगलक डायनेस्टी है। अगर हम 14 से 1320 तक कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है यहाँ पर। चौथी डायनेस्टी कौन सी है, सैयद डायनेस्टी है, 1414 से लेकर 1451। और लास्ट है लोधी डायनेस्टी, 1451 से लेकर 1526 तक। लास्ट रहेगा लोधी डायनेस्टी में, लास्ट रूलर है इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हो जाएगा 1526 में, और यहीं से भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले कौन कौन सी डायनेस्टी है पूरी दिल्ली सल्तनत में, देखो पहली कौन सी होगी बच्चों, गुलाम डायनेस्टी 1206 से 1290। दूसरी खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। तीसरी हो गई तुगलक डायनेस्टी, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाली डायनेस्टी कौन सी है, तो तुगलक डायनेस्टी है। ठीक है,
सैयद डायनेस्टी चौथे नंबर पर 1414 से 1451। और लास्ट कौन सी डायनेस्टी है बच्चों? लोधी डायनेस्टी, जिसमें हम लास्ट रूलर देखेंगे इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है, और यहीं से इब्राहिम लोधी की युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो जाएगी। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हो रखी है वो कौन है बच्चों? इब्राहिम लोधी। लास्ट रूलर है इसका ही इब्राहिम लोधी, ये याद रखना यहीं की यहीं से, कि युद्ध भूमि में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन है बच्चों? इब्राहिम लोधी। किस किस के बीच में युद्ध होगा? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, कब की बात हो रही है? ये 1526। और यहीं से भारत में किसकी सत्ता स्थापित हो जाएगी? मुगलों की। और मुगलों में भी कौन है? बाबर। तो सबसे पहले तो हमने दिल्ली सल्तनत में देखो 1206 से शुरुआत हो रही है और 1526 तक। ठीक है, यानी कि लगभग 320 सालों तक क्या हो रहा है? दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा है। कितनी डायनेस्टी? पांचों डायनेस्टी का टाइम पीरियड कहां से कहां तक, और एक सीक्वेंस के साथ याद करना है हमें, सवाल कैसे भी आए। ठीक है, हर सवाल हमारा पूरा कवर हो जाना चाहिए। पांचों में से भी ऐसी कौन सी डायनेस्टी जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक है? तो बच्चों तुगलक डायनेस्टी। कब से कब तक है? तो 1320 से शुरू हो रही है और 1414 तक। ठीक है, यानी कि लगभग 94 साल हो गए भाई। 80 साल तो इधर हो गए और 14 साल इधर हो गए, तो लगभग 94 वर्षों तक 94 ईयर्स तक रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी है? तुगलक डायनेस्टी। आज हम पढ़ेंगे गुलाम डायनेस्टी, और गुलाम डायनेस्टी में हम सबसे पहले कुछ नाम देखेंगे कि कौन कौन से नाम पढ़ने हमें पूरी की पूरी गुलाम डायनेस्टी में। तो देखो, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो यहाँ पर दो नाम और लिखे हुए हैं। गुलाम डायनेस्टी को भी बच्चों किस नाम से जाना जाता है? ममलूक डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी। ममलूक वंश और इलबरी वंश। अब इलबरी इसमें क्या है बच्चों? जाति का नाम है इनकी। ठीक है, कि तुर्क तो है ये भाई, ये जितनी भी ममलूक डायनेस्टी वाले चल रहे हैं ये सारे के सारे क्या है बच्चों? तुर्क है, ये याद रखना, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी तुर्क है और इनका ये जो दास है कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी क्या है? एक तुर्क है। तो तुर्कों की एक इलबरी डायनेस्टी है। ठीक है, तुर्कों की एक कौन सी जाति है? इलबरी जाति है, जो कि पहला कौन है? इल्तुतमिश है। ये याद रखना कि पहला इलबरी तुर्क कौन था दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला? तो वो इल्तुतमिश है। ऐबक क्यों नहीं है? क्योंकि ऐबक ऐबक जाति से है। ऐबक तुर्क तो है, लेकिन ऐबक कौन सा वाला तुर्क है? ऐबक तुर्क। तुर्कों की भी कौन सी जाति है इसमें? ऐबक। तो क्योंकि ये गुलाम थे, मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसीलिए ये कौन सी डायनेस्टी है? गुलाम वंश। लेकिन इसी गुलाम वंश के दो नाम और याद रखने हैं बच्चों हमें, ममलूक वंश और इलबरी वंश। इलबरी वंश क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो तुर्क है इसमें सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक है जो इलबरी तुर्क नहीं है, बाकी सभी जो जितने भी ये नाम होंगे सारे के सारे ये क्या होंगे? यहाँ पर इलबरी तुर्क होंगे। ठीक है, इल्तुतमिश से शुरुआत हो जाएगी यहाँ पर। ममलूक क्यों कहा जाता है? ममलूक डायनेस्टी का मतलब क्या है? तो देखो, ये इस तरह के बच्चे होते हैं कि जिनके माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चों को बेच दिया करते हैं, यानी कि इनके बच्चे क्या बन जाते हैं? दास बन जाते हैं। बिना शादी किए हुए अपने बच्चों को क्या कर देना? यहाँ पर बेच देना। तो इसीलिए इस डायनेस्टी को क्या बोला गया है? ममलूक डायनेस्टी। तो कितने नाम हो गए गुलाम डायनेस्टी के? गुलाम वंश, ममलूक वंश और इलबरी वंश। इलबरी क्या है? इनकी जाति है, तुर्क तो है लेकिन कौन से वाले तुर्क है? इलबरी तुर्क है। इसीलिए इस डायनेस्टी को कुछ इतिहासकारों ने क्या बोला है? इलबरी डायनेस्टी भी बोला है। ठीक है, और ममलूक डायनेस्टी क्यों? क्योंकि ये ऐसे माता पिता के बच्चे जिनकी शादी तो नहीं हो रखी लेकिन उन्होंने बच्चे पैदा करके क्या कर रखा है? अपने बच्चों को बेचा हुआ है, दास बनाया हुआ है, इसलिए कौन सी डायनेस्टी है? ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, तो तीन नाम याद रखने कि ममलूक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, की जो इलबरी डायनेस्टी है वो इल्तुतमिश से शुरू हो रही है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी तुर्क नहीं है, याद रखना। ठीक है, इस तरह का सवाल आ जाए कि चार ऑप्शन देके हमसे पूछ ले कि कौन सा एक इलबरी तुर्क नहीं है इनमें से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। उसके बाद ये जो इल्तुतमिश से जो सीरीज शुरू हो रही है सारे के सारे क्या है बच्चों? इलबरी तुर्क में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। पहला कौन कौन सा? देखो कौन कौन से गुलाम डायनेस्टी के अंदर भी सबसे पहले हमारा गुलाम वंश है, उसमें भी हम कौन कौन सा पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह, ठीक है, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इसी का बेटा होता है, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह और नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद के बारे में एक बात याद रखना कि इल्तुतमिश का जो आखिरी वंशज चल रहा है वो कौन है? नासरुद्दीन महमूद।
ठीक है। और इसी नासरुद्दीन महमूद के बाद कौन सा आ जाएगा बच्चों, बलबन, और बलबन के फिर बच्चे कैकुबाद और क्यूमर्स। बलबन के दोनों बच्चे कैकुबाद और क्यूमर्स, और क्यूमर्स की हत्या फिरोज खिलजी कर देगा, और यहीं से कौन सी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, खिलजी डायनेस्टी। जो फिरोज खिलजी है वो किस नाम से शासक बनेगा, तो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना, क्या क्या याद रखोगे आप यहाँ से, कि गुलाम डायनेस्टी के बाकी के दो नाम क्या है, ममलूक डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी। दोनों का मतलब बता दिया मैंने आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क तो है, लेकिन कौन सा वाला तुर्क है, ऐबक तुर्क। जबकि इल्तुतमिश भी तुर्क है, लेकिन कौन सा वाला तुर्क है बच्चों, इलबरी तुर्क है। ठीक है। तो यहीं से इलबरी वंश इसको नाम दे दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम डायनेस्टी है उसके ज्यादातर जो रूलर है वो इलबरी तुर्क है, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे क्या कह दिया है, इलबरी वंश। उसके बाद इल्तुतमिश का जब यहाँ से शासन शुरू हो रहा है तो ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, इल्तुतमिश से जुड़े हुए। इल्तुतमिश का जो आखिरी वंशज है वो कौन है, नासरुद्दीन महमूद। ठीक है। और नासरुद्दीन महमूद के बाद कौन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट, बलबन, और बलबन के दोनों बच्चे कैकुबाद और शमशुद्दीन क्यूमर्स। क्यूमर्स छोटा होता है तो फिरोज खिलजी को इसका संरक्षक बनाया जाता है। ठीक है। इसके प्रोटेक्टर का काम करता है, एक तरह से इसके गार्जियन का काम करता है ये, लेकिन वही इसकी क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। तो क्यूमर्स की हत्या के बाद ही भारत में गुलाम डायनेस्टी तो समाप्त होती है और खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिरोज खिलजी है नाम उसका वास्तविक नाम, लेकिन जब वो रूलर बनेगा तो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से बन जाएगा। तो ये समझ में आया कि पूरी की पूरी गुलाम डायनेस्टी के अंदर हमें कौन कौन से नाम देखने, ये सारे के सारे। ठीक है, कि भाई इनमें से कौन सा एक है जो गुलाम डायनेस्टी से संबंध नहीं है। देखो ज्यादातर हम क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ दिया, इल्तुतमिश पढ़ दिया, रजिया सुल्तान पढ़ दिया और बलबन पढ़ दिया। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, चार ही नाम याद रखते हैं कि बस गुलाम डायनेस्टी में क्या करनी है, चार नाम याद रखने। लेकिन सवाल की अप्रोच को समझो आप, कैसे भी सवाल आ जाए कि कौन सा एक व्यक्ति है जो गुलाम डायनेस्टी से संबंधित नहीं है, तो ये सारे नाम है, यानी कि टोटल के टोटल 11 नाम है जो किससे जुड़े हुए हैं, गुलाम डायनेस्टी से, यानी कि स्लेव डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, जिसे ही हम क्या बोल देते हैं, ममलूक डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। सब एक बार रीडिंग सारे नाम की लगानी है। और इल्तुतमिश का अंतिम वंशज है जो उसके वंश का माना जाता है वो कौन है, नासरुद्दीन महमूद, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ यहीं से देखो एक सवाल निकल कर आ गया, और यहीं से क्या क्या याद रख देना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, ऐबक तुर्क है, जबकि इल्तुतमिश क्या है बच्चों, इलबरी तुर्क है। इसीलिए हम गुलाम डायनेस्टी को इलबरी वंश भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये पूरा एक चार्ट हो गया कि सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो उसकी पांचों डायनेस्टी के नाम, पांचों में भी जो पहली डायनेस्टी है गुलाम डायनेस्टी, उसमें से भी कौन कौन व्यक्ति हैं जो शामिल है हमें, तो सारे पढ़ेंगे। जिनके बारे में छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी बातें भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ जाए हमें तो पूरी गुलाम डायनेस्टी कंप्लीट कर देनी है हमारे इस वीडियो में। ठीक है, देखो उसके बाद देखो, अब इसमें कुछ जगह के नाम याद रखने। देखो, स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक, 1206 से लेकर 1290 तक की बात हो रही है, 1206 से लेकर 1290। और पहला ही टॉपिक हमारा आज का क्या रहेगा बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसमें कुछ जगह याद रखना। सबसे पहले क्या याद रखोगे, लाहौर। ठीक है, लाहौर क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो लाहौर ही है। इल्तुतमिश पहली बार राजधानी को दिल्ली स्थापित करेगा। ठीक है, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है बच्चों, लाहौर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो दिल्ली यहाँ पर है, ये दिल्ली वाली जगह है, जबकि लाहौर क्या है यहाँ पर। तो इल्तुतमिश ने अपना जो पूरा शासन किया है, ठीक है, वो सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो पूरा शासन किया है वो कहाँ से किया है, लाहौर से किया है। जबकि इल्तुतमिश ने अपना पूरा शासन किया है वो किसको सेंटर बनाकर किया है, दिल्ली को सेंटर बनाकर किया है। उसके बाद अब यहीं से एक और बात याद रखना। देखो, यहीं से एक मेन रिवर निकल रही है हमारी, जो भारत में दमचौक पॉइंट से एंट्री करती है, इंडस रिवर। ठीक है, दमचौक जो पॉइंट होता है इससे भारत में इंडस रिवर एंट्री करती है, और ये पूरी की पूरी जो रिवर है यहां से, ये सिंधु नदी, कौन सी नदी जा रही है, ये सिंधु नदी, यानी कि इंडस रिवर। तो इस ये वाला जो पोर्शन है ये मंगोलों का है। आगे भारत में क्या होंगे, मंगोल आक्रमणकारी भी आएंगे जो सिंधु नदी तक ही होंगे, सिंधु नदी पार नहीं करेंगे।
तो देखो मंगोलों के बीच में और ये जो दिल्ली सल्तनत है इसके बीच में कौन सी नदी है जिसने एक बॉर्डर बना रखा है? तो कौन सी नदी है बच्चों? सिंधु नदी। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी आएंगे तो उन्होंने कौन सी नदी पार नहीं की है? तो सिंधु नदी पार नहीं की है। यहीं से ऐसे देखो, कई बार हमें लगता है पढ़ते टाइम कि ये सवाल बहुत इजी है, इस तरह के सवाल नहीं आते होंगे, लेकिन आजकल के सवालों में क्या हो रहा है, जगह के साथ साथ अगर आसपास कोई मेजर रिवर पड़ती है, कोई प्रमुख नदी है, तो उसके नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो याद रखना कि इस तरफ वाला हिस्सा पूरा का पूरा बच्चों क्या है? मंगोल। मंगोल और पूरी की पूरी जो दिल्ली सल्तनत है, ये भाई पूरा हिस्सा जितना भी आपको सारा दिखाई दे रहा है, कहां तक? पूरा बंगाल वाला हिस्सा है, ये बंगाल से लेकर ये जितना भी हिस्सा है, ये पूरा का पूरा किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का है। उत्तर भारत का पूरा हिस्सा इसके अंडर में हुआ करता था। ठीक है, तो कौन सी नदी सीमा बना रही है? सिंधु नदी। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद देखो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये क्या करता है? दास बना के यहाँ छोड़ जाता है। भाई मोहम्मद गौरी तो क्या कर रहा है? वापस चला जाता है। 1205 में खोखरों के विरुद्ध उसका अंतिम अभियान होता है और मोहम्मद गौरी की हत्या भी किसके द्वारा कर दी जाती है? 1206 में खोकर ही हत्या कर देते हैं। तो ये भी याद रखना कि मोहम्मद गौरी की हत्या कब हो रही है? 1206 में। और कौन कर रहे हैं? तो खोकर ही कर रहे हैं। एक ट्राइब है, ठीक है, जिसके विरुद्ध उसका क्या था? लास्ट कैंपेन था, अंतिम अभियान था, और खोकर ही उसकी क्या कर रहे हैं? 1206 में हत्या कर रहे हैं। और यहीं से 1206 में जो पूरी की पूरी कमान है वो संभालने वाला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी किसको बना रहा है? लाहौर को बना रहा है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक अभी भी इसका दास है। 1208 में जाकर ये दासता से मुक्त होगा। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करेगा, अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाएगा, अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाएगा। क्यों? क्योंकि ये दास बना हुआ है। 1208 में जाके मुक्त होता है और 1210 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो कब से कब तक है? 1206 से लेके मात्र 1210 तक ही है। जबकि दासता से कब मुक्त हो रहा है? ये 1208 में जाकर मुक्त हो रहा है। ठीक है, इसीलिए सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करेगा 1206 में जब ये शासक बनेगा। अब मोहम्मद गौरी क्या करता है? अपना जितना भी साम्राज्य होता है उसे भागों में बांट के जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को तो कौन सा भाग दे देता है? पूरा का पूरा उत्तर भारत वाला हिस्सा। लेकिन कुबाचा और यलदौजी भी होते हैं, ठीक है, जो इसी के दास होते हैं, और वो अपने साम्राज्य को इन तीन लोगों के बीच में बांट के चला जाता है। यलदौजी, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद रखना है। जहां पर यलदौजी किसका शासक होता है? गजनी का शासक होता है। और सिंध और मुल्तान वाली जगह किसको सौंप के चला जाता है? कुबाचा को सौंप के चला जाता है। और उत्तर भारत वाला पूरा हिस्सा किसके पास रह जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। ठीक है, देखो इसके बाद तो सिंधु नदी जरूर याद रखनी है बच्चों हमको कि मंगोल जो आक्रमणकारी उन्होंने कौन सी नदी पार नहीं की है? तो सिंधु नदी पार नहीं करी है। ठीक है, देखो अब सारी की सारी बात पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1206 से लेके 1210 तक। दिल्ली का पहला शासक है, फर्स्ट रूलर बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का प्रथम शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन सवाल आ जाए कि दिल्ली का प्रथम वास्तविक शासक कौन है? फर्स्ट रियल रूलर कौन है? अगर रियल शब्द लिखा रहा है, वास्तविक लिखा रहा है, तो आंसर इल्तुतमिश करना है। क्यों? क्योंकि वो राजधानी दिल्ली को बना रहा है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी किसको बना रहा है बच्चों? लाहौर को बना रहा है। लेकिन फर्स्ट रूलर है तो फर्स्ट रूलर तो कौन माना जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ही माना जाएगा। तो दिल्ली का पहला शासक या फिर पहला मुस्लिम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ही है। अब देखो इसके नाम के पीछे क्या लग रहा है? ऐबक, यानी कि ये क्या है? ऐबक तुर्क है। कौन सी ट्राइब से? ये ऐबक तुर्क से। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। और इल्तुतमिश है बच्चों, वो बहुत अच्छी क्या करता था? इसकी आवाज बहुत अच्छी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। बहुत अच्छा कुरान का पाठ करता था, इसकी आवाज बहुत अच्छी मानी जाती थी। फिर बहुत दानवीर भी था, लाखों का दान करता था, और जो व्यक्ति दानवीर है तो वो परोपकारी भी होता है। तो इसके लिए कुछ इसको टाइटल मिले हुए हैं। तो देखो क्या क्या टाइटल मिले हुए हैं इसे। पहला टाइटल कुरान खां बोला जाता था इसे। क्यों? क्योंकि कुरान का पाठ बहुत अच्छा करता था। लाख बख्श बोला जाता था। क्यों? क्योंकि लाखों का दान करने वाला व्यक्ति था। और इसे हातिम ताई या हातिम सेकंड भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये क्या था? बहुत ज्यादा दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। तो आदमी तो बहुत अच्छा था ये। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हो रखा है? तो तुर्किस्तान में हो रखा है इसका जन्म। ठीक है, ये याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कहाँ हो रखा है? तुर्किस्तान। कौन? तुर्क तो है, लेकिन कौन सा वाला तुर्क है? तो ये बच्चों ऐबक तुर्क है। ये बात याद रखना, ये इलबरी तुर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके टाइटल हो गए कुरान खां, लाख बख्श और हातिम ताई या हातिम सेकंड।
ऐबक तुर्क जनजाति का तो है, लेकिन कौन सा वाला ऐबक है ये? ऐबक तुर्क। ठीक है, उसके बाद देखो, मान लो ये इधर जगह गजनी, ठीक है, और गजनी के ठीक इधर जगह पड़ती है निशापुर, निशापुर जगह। तो देखो, निशापुर के काजी होते फखरुद्दीन अब्दुल अजीज। वो क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो सबसे पहले खरीदार होते हैं, यानी कि मोहम्मद गौरी से पहले भी कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर किसी ने खरीदा है तो वो किसने खरीदा है? फखरुद्दीन ने खरीदा है। कहाँ के काजी है? निशापुर के काजी। और इसे खरीद के कहाँ ले आते हैं? निशापुर ले आते हैं। और यहीं से निशापुर की जगह से ही मोहम्मद गौरी किसे खरीद देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी जगह से खरीदा हुआ है? यहाँ से निशापुर से। तो ऐबक निशापुर से कहाँ चला गया? बाद में गजनी चला गया, और वहीं पर मोहम्मद गौरी ने इसे क्या कर लिया है? खरीद लिया है। तो निशापुर में से कौन लेकर आ रखे हैं? फखरुद्दीन। मोहम्मद गौरी जब इसे खरीद लेगा तो ये कहाँ से चला जाएगा? निशापुर से कहाँ आ जाएगा बच्चों? ये गजनी। ठीक है, तो याद रखना मोहम्मद गौरी से पहले भी इसे किसी ने खरीदा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखो, गौरी से आकर एक पद दे देगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमीरे आखुर का पद, ये याद रखना कि मोहम्मद गौरी ने इसे ऐबक को कौन सा पद दे रखा है? अमीरे आखुर। अब अमीरे आखुर का मीनिंग भी पूछा जाता है एग्जाम में कि अमीरे आखुर किस तरह का पद है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा चलाने में बहुत माहिर था, इसीलिए इसे अमीरे आखुर का पद दिया गया। और उस टाइम पर ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती थी, अमीरे आखुर की पद। एक शक्तिशाली पोस्ट भी थी, एक पावरफुल पोस्ट हुआ करती थी, शक्तिशाली पद था। तो अश्वशाला का प्रधान, ठीक है, कौन है? ऐबक। किसने बना रखा है? गौरी। तो गौरी ने ऐबक को कौन सा पद दे रखा है? अमीरे आखुर का। ठीक है, यानी कि अमीरे आखुर का मतलब क्या है? अश्वशाला का प्रधान है ये। मीनिंग भी याद रखना, अगर आप कोई पोस्ट देखो, दिल्ली सल्तनत में ना बहुत सारी पोस्ट याद करेंगे, तो पोस्ट जब आप याद करोगे तो उस पोस्ट के साथ साथ उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो अमीर आखुर क्या है बच्चों? अश्वशाला का प्रधान। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अभियान कैसे कैसे शुरू कर देता है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा है 1192 में, तब मोहम्मद गौरी के साथ कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है उस युद्ध में। भाई पृथ्वीराज चौहान थर्ड और गौरी के बीच में युद्ध होता है 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी शामिल होता है। और ऐबक कौन कौन से अभियान करता है 1206 से पहले पहले? तो देखो कौन कौन सा अभियान करेगा। 1197 में तो कौन सा अभियान रहेगा? अहिलवाड़ अभियान। अहिलवाड़ कौन सी जगह? गुजरात की राजधानी बताई थी मैंने आपको, पाटन पढ़ा था। ठीक है, मोहम्मद गौरी में गुजरात या पाटन वाली जो जगह, उसी की राजधानी कौन थी? ये अहिलवाड़। तो यहीं से ये शुरुआत कर रहा है अपने अभियानों की भी। तो 1197 में क्या जीत रहा है? अहिलवाड़। 1202 में बच्चों ये क्या जीत रहा है? बुंदेलखंड का अभियान, बुंदेलखंड के हिस्से को जीत रहा है। ठीक है, एमपी वाला पूरा हिस्सा। 1205 में जब मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान हो रहा है खोखरों के विरुद्ध, तो ये भी उस अभियान में क्या है? शामिल। तो 1205 के अभियान में मोहम्मद गौरी के साथ खोखरों के विरुद्ध और कौन शामिल है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी शामिल है यहाँ से। ठीक है, फिर देखो उसके बाद, तो ये तो हो गए इसके मेन अभियान 1197, 1202, 1205। उसके बाद देखो अब एक और चीज याद रखना, यहां से देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, पहली बात कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कौन सा हिस्सा था? उत्तर भारत वाला हिस्सा था, और राजधानी बच्चों किसको बना रखा था? लाहौर को। लेकिन मोहम्मद गौरी ने क्या करा? अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट रखा था। एक हिस्सा किसके पास हुआ करता था? ऐबक के पास। ठीक है, एक हिस्सा किसके पास था? यल्दौजी के पास। और एक हिस्सा किसके पास हुआ करता था? कुबाचा के पास। ठीक है, तो ऐबक को तो पूरा कौन सा हिस्सा दे रखा था? उत्तर भारत वाला हिस्सा। यल्दौजी के पास कौन सा हिस्सा हुआ करता था? गजनी वाला हिस्सा। और कुबाचा के पास था सिंध और मुल्तान, ये याद रखना। अब ऐबक ने यहाँ पर पहले अपनी स्मार्टनेस दिखा रखी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर रखा है? यहाँ से अपने हर जगह अपने संबंध बना रखे हैं। अपनी बहन की शादी करवा दी, किसी की बेटी से शादी कर ली, और अपनी बेटी की शादी भी क्या करवा दी? अपने ही दास से करवा दी। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कौन सा वाला हिस्सा है? पूरा का पूरा उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत में भी इसने राजधानी दिल्ली नहीं बना रखी है, राजधानी इसने क्या बना रखी है बच्चों? लाहौर बना रखी है।
उसके बाद ये जो यल्दौजी है, ठीक है, जिसके पास क्या है, गजनी, इसकी बेटी से शादी कर लेता है ये याद रखना कि जो यल्दौजी कहाँ का शासक है, गजनी का, और इसकी बेटी से शादी कर लेता है ये देखो इधर, ताजुद्दीन यल्दौजी, ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं, ताजुद्दीन यल्दौजी पूरा नाम है इसका, और यल्दौजी की बेटी से शादी कर लेता है, ठीक है। इसकी बेटी से कौन शादी कर लेगा, इधर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसलिए हमने अच्छे संबंध स्थापित कर रखे। हालांकि जो यल्दौजी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से पंजाब के लिए संघर्ष करेगा, क्यों, क्योंकि जो पंजाब वाला हिस्सा है ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ही है। सिंध और मुल्तान तो किसके पास है, कुबाचा, और गजनी के किसके पास है, यल्दौजी। और गजनी से जब आगे बढ़ते हैं तो पंजाब वाला हिस्सा पड़ता है, तो यल्दौजी इससे किसके लिए संघर्ष करता है, पंजाब के लिए। ये बात याद रखना, यल्दौजी ने किसके लिए संघर्ष कर रखा है, पंजाब के लिए, ठीक है। उसके बाद यहां तो इसकी बेटी से शादी कर ली, अपनी बहन की शादी करवा दी, किधर, कुबाचा से, नासरुद्दीन कुबाचा से। और नासरुद्दीन कुबाचा के पास कौन कौन सी जगह है, सिंध और मुल्तान वाली जगह, ठीक है। तो एक जगह से क्या कर लिया, बेटी से शादी कर ली, एक जगह क्या कर लिया, उसकी अपनी जो बहन है उसकी शादी करवा दी है। उसके बाद देखो अपनी खुद की बेटी की शादी किससे करा देता है, इल्तुतमिश से। और इल्तुतमिश के बारे में ना 2-3 सवाल पूछे जाते हैं यहीं से, तो याद रखना, अपनी खुद की बेटी की शादी उसने बच्चों किससे करा दी है, इल्तुतमिश से करा दी है। इल्तुतमिश क्या है, तुर्की दास है। मोहम्मद गौरी का दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है इल्तुतमिश। इसीलिए ही इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, दासों का दास, स्लेव और स्लेव, दासों का दास, गुलामों का गुलाम। कौन है, इल्तुतमिश। और क्यों है ये बात पता चल गई आपको, ठीक है। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो आराम शाह बीच में आता है, लेकिन इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध होता है और इल्तुतमिश इस युद्ध में जीत जाता है। और दिल्ली का जो वास्तविक शासक है, रियल फाउंडर है, वो कौन बन जाता है, यहाँ से जो रियल रूलर है वो कौन बन जाता है, इल्तुतमिश बन जाता है। लेकिन जब तक ये दास बना हुआ तब तक इल्तुतमिश के पास कौन सी जगह होती है, बदायूं। तो शासक बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर होता है, तो बदायूं। और बदायूं जो जगह पड़ती है वो कहाँ पे है, यूपी में। ये याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी किससे करा दी है, अपने ही दास इल्तुतमिश से, ठीक है। और इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर बना हुआ है पहले से ही, बदायूं यूपी का, क्योंकि ये किसका दास है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसीलिए इसे दासों का दास कहते हैं और गुलामों का गुलाम कहते हैं। तो याद रखना, यल्दौजी के पास कौन सी जगह है, कुबाचा के पास कौन सी जगह है, और इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर बाकी पूरा उत्तर भारत मिला हुआ है। तो उत्तर भारत में कौन कौन सी जगह है, देखो जब अच्छे एग्जाम्स होते हैं ना, बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि हमें ये तो पता उत्तर भारत कुतुबुद्दीन ऐबक के पास है, लेकिन उत्तर भारत में भी कौन कौन सी जगह। तो सिर्फ हमें क्या करना है, जगह के नाम की हमेशा एक रीडिंग लगा देनी चाहिए कि कौन कौन सी जगह, कि भाई कैसे भी सवाल आ जाए कि कौन सी एक जगह कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में शामिल नहीं थी। तो सिंध और मुल्तान का नाम तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि सिंध और मुल्तान तो किसके पास है, कुबाचा के पास है, ठीक है। गजनी किसके पास था, यल्दौजी के पास। इसके पास उत्तर भारत में कौन कौन सा है, तो सियालकोट, लाहौर, लाहौर को तो राजधानी बना ही रखा है पंजाब वाले हिस्से में, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनौती। लखनौती पड़ता है बच्चों बंगाल में। यानी कि पूरा का पूरा पंजाब से लेकर, माने हम पंजाब से लेकर पूरा का पूरा बंगाल तक इसका किसका शासन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्योंकि लास्ट पॉइंट इसका क्या चल रहा है, लखनौती, ठीक है। तो लखनौती क्या हो गया, यहाँ पर कहाँ पड़ता है बच्चों, बंगाल में, ये याद रखना। तो आपको पता चला कि उत्तर भारत में कौन कौन सी जगह है जो किसके पास है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास है। लेकिन ऐबक के पास इतनी सारी जगह है, लेकिन फिर भी वो दास ही बना हुआ था, इसीलिए ऐबक ने कभी भी कौन सी उपाधि धारण नहीं करी है, सुल्तान की। तो पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन बनेगा, इल्तुतमिश। तो याद रखना, ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला कौन बनेगा, इल्तुतमिश, ये भी याद रखना। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का ठीक है।
इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक मुस्लिम शासक, ठीक है, यहां से याद रखना। तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि दास होता है 1208 में जाके दासता से मुक्त हुआ, इसलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर रखी थी, ठीक है। अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए इसने। फिर देखो, अब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो कुछ तो उपाधि धारण कर रखी होगी इसने, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी, तो मलिक और सिपह सलार, ठीक है। ये दोनों उपाधि किसने धारण कर रखी थी बच्चों, ऐबक ने। क्यों? क्योंकि गौरी का जो उत्तराधिकारी था गियासुद्दीन महमूद, उसने 1208 में जाकर ऐबक को क्या करा था, दास्ता से मुक्त करा था। और जब तक ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है, इतने 1210 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ज्यादा समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, मात्र 1206 से लेकर 1210 तक का ही शासन है बस ऐबक का, ठीक है। तो देखो कब कब करा रहा है अपना राज्याभिषेक, 1206 में किसकी मृत्यु हो जाती है, गौरी की। तो 25 जून 1206 में कहाँ करा रहा है, लाहौर को अपनी राजधानी बना रहा है और वहीं पर अपना राज्याभिषेक करा रहा है। इसकी मृत्यु भी कहाँ हो जाएगी, लाहौर में। इसको दफना भी कहाँ देंगे, लाहौर में। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सारा संबंध है वो किससे जुड़ा हुआ है, लाहौर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐबक ने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए, तो क्यों नहीं चलाए, रीजन समझ गए, क्यों? क्योंकि दास बना हुआ है, पूरा सुल्तान तो है ही नहीं, सुल्तान की उपाधि तो है ही नहीं इसके पास, खलीफा से मिलती है जो सुल्तान की उपाधि, वो इसके पास नहीं है। और मोहम्मद गौरी ने भी इसे मुक्त नहीं कर रखा था। फिर देखो गौरी नहीं आएगा, यहां पर आएगा ऐबक। ऐबक ने क्या करा, अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया। जब भी कोई शासक सुल्तान की उपाधि धारण करता है और शासक बनता है तो वो हमेशा अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। जितने भी आगे शासक बनेंगे वो सब लोग क्या पढ़वाएंगे, अपने नाम का खुतबा। लेकिन ऐबक है वो अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाएगा, अपने नाम से सिक्के भी नहीं चलाएगा और सुल्तान की उपाधि भी नहीं लेगा। तो कौन सी लेगा, तो मलिक और सिपह सलार की उपाधि कौन लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक लेता है, ठीक है। ऐबक क्या है बच्चों, इलबरी तुर्क नहीं है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इलबरी तुर्क की शुरुआत करने वाला सबसे पहले कौन है, इल्तुतमिश, ये याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इलबरी तुर्क नहीं है, ठीक है। 1210 में बच्चों लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि घोड़ों से गिर जाता है, ठीक है। चौगान जो पोलो खेलते हैं घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, तो घोड़े से गिरने के कारण इसकी 1210 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर इसको क्या कर देते हैं, लाहौर में ही दफना देते हैं। उसके बाद एक और बात याद रखना कि भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन भी शुरू हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, तुर्कों के द्वारा ही हुआ है। कि भारत में जो पोलो गेम चौगान खेल आया है ये किसकी देन है, तो तुर्कों की देन है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद देखो 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं, तो ये देखो पहले नाम कौन सा याद रखोगे, हसन निजामी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। फिर कौन सा, फक्के मुदब्बिर, जिसमें हसन निजामी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हसन निजामी किसके दरबार में था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था। इसने दिल्ली में रहकर क्या क्या बनवाया, तो देखो दिल्ली में सबसे पहले क्या बनवा रहा है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवा रहा है, ठीक है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई यानी कि सल्तनत काल की पहली इमारत मानी जाती है। यहां से ये जो मस्जिद है पूरी की पूरी ये जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई हुई है। तो ये भी आता है, कई बार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि कुव्वतुल इस्लाम क्या है, पहली बात तो एक मस्जिद है, कहां पर है, दिल्ली में है। किसने बनवा रखी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा रखी है। तो ये एक मंदिर को तोड़कर बनाई हुई है, क्यों, क्योंकि नीचे का हिस्सा ऐसे कैसे रखते थे और ऊपर के हिस्से को तोड़कर गुंबद बना दिया करते थे। तो जैन मंदिरों को तोड़कर कौन सी मस्जिद बनाई हुई है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। और यहीं पर गुप्त काल का क्या है बच्चों, एक लौह स्तंभ है वो भी स्थित है, एक आयरन पिलर स्थित है यहाँ पर गुप्त काल का ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। देखो ये पूरा का पूरा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो गया, कुतुब मीनार हो गई है, इधर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यानी कि एक ही परिसर में क्या बनी हुई है, सारी चीजें बनी हुई है एक ही जगह पर। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो गया, कुतुब मीनार हो गई, ये सारी एक ही जगह बनी हुई चीजें। तो दिल्ली में पहली कौन सी याद रखोगे आप, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। किसको तोड़कर बनाई हुई है,
जैन मंदिरों को, हिंदू मंदिर थे जो जैन मंदिर, हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। ठीक है, क्या है इसमें, एक गुप्तकालीन लौह स्तंभ, एक आयरन पिलर है गुप्त काल का, वो यहीं पर स्थित है। फिर अजमेर में क्या बनाया भाई, अजमेर इसके क्या है, उत्तर भारत में शामिल हो रहा है इसकी शासन वाली जगह पर। ठीक है, तो अजमेर में क्या बनाया इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये संस्कृत स्कूल को तोड़कर बनाया गया। और ये संस्कृत स्कूल किसके द्वारा बनाया गया था, एक चौहान राजा थे, विग्रहराज फोर्थ। ठीक है, चौहान राजा विग्रहराज फोर्थ। और इन्हीं चौहान राजा का क्या है, एक नाटक था हरिकेली नाटक। इसी हरिकेली नाटक की जो लाइनें वो उस मस्जिद में लिखी हुई है, तो वास्तव में वो मस्जिद पे नहीं लिखी हुई थी, हरिकेली नाटक की जो लाइंस थी ये किस पर लिखी हुई थी, उस संस्कृत स्कूल पर लिखी हुई थी। और उसी संस्कृत स्कूल को तोड़कर कौन सी मस्जिद बना दी गई, और मस्जिद का नाम क्या हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो याद रखना, दिल्ली में तो क्या बनवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। किसको तोड़कर, संस्कृत स्कूल को तोड़कर। ठीक है, उसके बाद देखो और दिल्ली में इसने क्या क्या बनवाया, अजमेर में तो बनवाया, दिल्ली में इसने बनाई है बच्चों कुतुब मीनार। ठीक है, और कुतुब मीनार किसकी याद में बनाई इसने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी को बहुत ज्यादा मानता था, और इन्हीं की याद में, इन्हीं के लिए इसने कौन सी मीनार बनवा दी, कुतुब मीनार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। हाइट भी याद रखना, कई बार रैंडम ऐसे सवाल आ जाते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो मीटर में 72.5 मीटर और फीट में 238 फीट में। ठीक है, तो कई बार फीट में भी हाइट पूछ लेते हैं ऑप्शन में, और कई बार मीटर में भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना। और कुतुब मीनार, तो देखो सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, देखो जो कुतुब मीनार है ना, इसमें शुरुआत में 4 ही मंजिल बनाई गई थी। ठीक है, तो आधारशिला यानी कि इसका काम शुरू करवाने का काम किसने करा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये एक ही मंजिल बनवा पाया था ऐबक। ठीक है, बाकी की जो मंजिल है वो इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन चौथी मंजिल बिजली गिरने के कारण क्या हो गई थी, टूट गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक बाद में क्या करेगा, चौथी मंजिल को ठीक करवाएगा और 5वीं मंजिल भी बनवा देगा। यानी कि अब कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है, जबकि पहले कितनी थी, 4। जबकि आधारशिला रखने का काम यानी कि एक मंजिल को पूरा कराने का काम किसने करा है, ऐबक ने करा है। ठीक है, तो जो पहली 3 मंजिल है वो कौन से पत्थर से बनी हुई है बच्चों, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, क्योंकि कुतुब मीनार ना बहुत फेमस है, तो कुतुब मीनार से कैसे भी सवाल आ सकते हैं। तो पहली 3 कौन से पत्थर से बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर से। और जो चौथी और 5वीं है, चौथी का पुनर्निर्माण हो रखा है, 5वीं नई बनी हुई है सबसे, तो किसकी बनी हुई है, बलुआ प्लस संगमरमर। ठीक है, तो देखने पे देखना ऊपर का हिस्सा हमें सफेद दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है, बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर पत्थर भी लगा हुआ है। तो देखो कुतुब मीनार की आधारशिला कौन रख रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी याद में बनवा रखी है, बख्तियार काकी। मीनार को पूरा करने का काम किसने करा है, तो इल्तुतमिश ने करा। ठीक है भाई, शुरुआत में 4 मंजिल थी, तो बाद में पूरा करने का काम किसने कर दिया है, इल्तुतमिश ने। इसका जो मुख्य द्वार है बच्चों कुतुब मीनार का, वो क्या कहलाता है, अलाई दरवाजा। भाई सीधा सवाल ऐसे आ जाए कि कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, अलाई दरवाजा। और ये अलाई दरवाजा किसने बनवा रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवा रखा है। और कब बनवा रखा है, 1311 ईस्वी। ठीक है, ईयर भी याद रखना। हालांकि इसकी जो जब ये बनाना शुरू करता है तो ये सोचता है कि मैं 4 दरवाजे बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब तक ये दरवाजा पूरा होता है और अगले दरवाजे की बारी आती है, इतने अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो जाती है, तो ये एक ही दरवाजा बना पाता है, और वो कौन सा दरवाजा है, अलाई दरवाजा। तो याद रखना कि अलाई दरवाजा किस इमारत का हिस्सा है, तो कुतुब मीनार उसका मुख्य दरवाजा है। कब बनवा रखा है, 1311 ईस्वी में। किसने बनवा रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसकी जो 5वीं मंजिल है बच्चों, वो किसमें शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा चौथी मंजिल का तो पुनर्निर्माण करवाया गया, और नई कौन सी मंजिल बनवा दी गई है, 5वीं मंजिल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुतुब मीनार से जुड़े हुए शासक कौन कौन से हैं, तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों रूलर किससे जुड़े हुए हैं, कुतुब मीनार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ से। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा रखा है, चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण और 5वीं मंजिल बनवा रखी है। इसी कुतुब मीनार के पास बच्चों क्या स्थित है, एक मेहरोली पिलर स्थित है। ठीक है, और ये मेहरोली पिलर बहुत फेमस है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छे लोहे से बना हुआ है। इसमें यानी कि लोहे की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है, 90% लोहा है इसमें।
किस काल का है ये? तो गुप्त काल का है। ठीक है, 90% लोहा और उसमें से भी जो 98% है वो क्या है? शुद्ध लोहा है। तो याद रखना कि कुतुब मीनार के पास कौन सा पिलर स्थित है? मेहरौली पिलर। ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए कि मेहरौली पिलर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ? कुतुब मीनार के पास स्थित है। बहुत ही उच्च गुणवत्ता का, बहुत ही हाई क्वालिटी का क्या यूज कर रखा है इसमें? आयरन, जिसमें कितने प्रतिशत? 98% क्या है? शुद्ध लोहा है। क्यों? क्या खास बात है मेहरौली पिलर के बारे में? तो इसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। ठीक है, आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि लोहे पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, लेकिन इस पिलर की खास बात है कि इस पर क्या नहीं लगती है? जंग। क्यों? क्योंकि इसमें फास्फोरस की जो मात्रा है वो क्या होती है? ज्यादा है, और सल्फर और मैग्नीशियम की मात्रा क्या है इसमें? कम रखी हुई है। तो हमारे जिन्होंने गुप्त काल में ये पिलर बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया है कि आज तक भी स्थित है और आज तक भी उसमें क्या नहीं लगा है? जंग नहीं लगा है। ठीक है, तो जंग ना लगने के कारण क्या क्या है उसमें? फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है और सल्फर और मैग्नीशियम की मात्रा क्या है? कम। तो मेहरौली पिलर कौन से काल का है? गुप्त काल का है। ठीक है, कहां पर है? तो कुतुब मीनार के पास स्थित है। इस तरह से देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक भी हमने पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता चुकी हूँ। ठीक है, साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या क्या योगदान रहा दिल्ली में, अजमेर में, उसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई है, उनकी मस्जिद बनवाई है, किसके बारे में क्या क्या खास बात है, वो सारी चीजें हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इल्तुतमिश वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।